मैं हूँ नवोदिता और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती, जहां और बातों के साथ साथ हम जुड़ते हैं अपनी परंपराओं, अपने लोक जीवन और अपनी मिट्टी की खुशबू से। भारतीय नव संवत्सर का पहला दिन केवल एक तारीख नहीं, रीति और रिवाजों का एक प्रवाह है। एक सांस्कृतिक आरंभ, एक नवचेतना का पल लिए आता है ये दिन। हमारे देश में जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का सूरज उगता है तो अपने साथ लाता है नव वर्ष का उजास। उत्तर भारत में यही दिन हिंदू नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, देवी के 9 रूपों की साधना के साथ, जब नवरात्र का आरंभ होता है और जनमानस की आस्था की धारा में ये दिन जगमगा उठता है। महाराष्ट्र और गोवा में इस दिन को कहते हैं गुड़ी पाड़वा। घरों के सामने गुड़ी फहराई जाती है जो नीम, आम के पत्तों और रंगीन कपड़ों से सजी होती है। ये गुड़ी समृद्धि और विजय का प्रतीक होती है। उधर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में इस दिन का नाम है उगादी। नीम और गुड़ से बनी बेवू बेल्ला के जरिए लोग जीवन के कटु और मधुर पक्षों को अपनाना सीखते हैं। कितना सुंदर संदेश है ना? इधर उत्तर पूर्व में जब खेतों में हरितिमा लहराती है, तब असम में आता है बोहाग बिहू यानी रोंगाली बिहू। लोकगीत, ढोल, पेपा और मुखर नृत्य। यहाँ नव संवत्सर एक दिन नहीं, लोक जीवन का एक नृत्य बन जाता है। मणिपुर में नववर्ष आता है सजिबू चिराओबा के रूप में। लोग घरों की सफाई करते हैं, पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं और पहाड़ियों की ओर चढ़ते हैं, जैसे प्रकृति से एक नई शुरुआत का आशीर्वाद लेने जा रहे हों। अरुणाचल में इसी दौरान मनाया जाने वाला लोसार पर्व तिब्बती परंपरा से जुड़ा है। ये केवल नववर्ष ही नहीं, आत्मिक शुद्धिकरण और ध्यान का भी पर्व होता है। और नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, हर राज्य की अपनी सांस्कृतिक भाषा है, अपनी लय है। खेतों में बीज बोने की तैयारी, पारंपरिक नृत्य, सामूहिक भोज, हर विधि में नए संवत्सर की आत्मा गूंजती है। दोस्तों, चाहे नाम कोई भी हो, गुड़ी पड़वा, उगादी, बिहू या लोसार, भाव एक ही है, नए आरंभ का, प्रकृति के संग जुड़ने का और लोक जीवन की अनवरत बहती सांस्कृतिक धारा में भीग जाने का। भारतीय जनमानस हर बदलाव को उत्सव में बदलना जानता है। यही तो है हमारी उत्सव धर्मिता, जो समय को भी रस में ढाल देती है। तो आइए इस नव संवत्सर पर आप भी इस परंपरा का हिस्सा बने। ढेरों शुभकामनाएं इस नए संवत्सर की। जीवन में हमेशा नवता बनी रहे। अभी कुछ देर पहले ही हमने जिक्र किया बोहाग बिहू का। इसी की खुशबू आप तक पहुंचा रही है हमारी पहली प्रस्तुति बोहाग वैभव। चलते हैं डिब्रूगढ़। फिर से आया बोहाग, हर असमिया के आत्मा को भिगोने प्रेम और भाईचारा से। ऋतुओं के चक्र में बोहाग है प्रेम की दस्तक, नवजीवन का गान। महाबाहु ब्रह्मपुत्र की गंभीर लहरें जब इसकी विस्तीर्ण किनारे के खेतों के कानों में फुसफुसाता है, अब जागो, अब गाओ, अब नाचो, तभी आता है असम में बोहाग। होती है असमिया नववर्ष की पहली सांझ
और समय होता है अकाल को भूलकर नए संभावनाओं को संजीवनी देने की प्रस्तुति का। समय आता है कोई मलाल ना रख के नए पुराने सबको प्यार और अपनापन जताने का। पलाख, मदार आदि बसंत के अनेक फूल बोहाग को बुलाने का प्रस्तुति शुरू करता है चैत्र महीने से। साथ साथ युवतियां अस्त व्यस्त होती हैं बिहुआन की बुनकारी में। प्रियजन को यथा समय बिहुआन भेंट करने के साथ साथ अपने लिए 2 जोड़ी मेखेला चादर भी तो प्रस्तुत करना है। गांव गांव में गूंजती है करघा की खिट-खिट शब्द। बिहू के कम से कम 15 दिन पहले से तरह तरह के जलपान की प्रस्तुति होती है। मालभोग और बकुल बोरा धान की चिवरा, कुमल साउल बोरा खांदह के साथ भैंस की दूध का दही, मक्खन और ढेकियाल मोजे में तैयार किया गया प्रख्यात गुड़ के स्वाद और सुगंध घुलती है हवाओं में। गुलाब, तगौर, केतकी आदि अनेक ऋतुकालीन फूलों से बसंत ऋतु अपने पूरे शबाब पर होती है बोहाग में। साल भर के लिए कृषि कर्म हेतु प्राकृतिक रूप से किसानों की तैयारी है बोहाग। लोक जीवन की सामूहिक आनंद की अभिव्यक्ति है बोहाग। संक्रांति के दिन सुबह से शाम तक काम ही काम। गाय बेलों को नहला धुला के तौरा से तैयार किया गया नए पघा भी तो देना है। उनके लिए तैयार किया हुआ विशेष पिठा भी खिलाना है। हानिकारक कीड़े मच्छर से घर के पशुधन को सुरक्षा देने हेतु पारंपरिक व्यवस्था के तहत धान की भूसी का धुआं देना है। संक्रांति के इस दिन को बोला जाता है गोरु बिहू। और फिर इसी दिन रात को अपने हाथों में मेहंदी भी तो लगानी है युवतियों को। साथ ही साथ नाम घर में चलती है धूप प्रदीप की सुगंध प्रकाश में हरि स्तुति। किमते भोकोती करिबो तुमातो हे ईश्वर, आपकी भक्ति में कैसे करूं? मुझ मूढ़मती को कोई उपाय नहीं दिखती। घोर दुर्वासना महाबलवंत है, मेरा मन से दूर न जाए हे हरि। हवा, बारिश, तूफान, भूकंप से अपने घर को सुरक्षा देने हेतु नाहर पत्ते में लिखा जाता है ओम देव देव महादेव नीलग्रीव जटाधर बात वृष्टि हरंग देव महादेव नमस्तुते। इस मंत्रपुत नाहर पत्ते को रखा जाता है घर के प्रमुख द्वार के ऊपर। गोरु बिहू के अगले दिन पहला बैसाख यानी कि मानव बिहू, असमिया का नववर्ष। मेहंदी से रंगे हाथों को देख युवती की संतुष्टि भरी मुस्कान की प्रभा ही अलग है। बालों का जूरा में कोपो फूल छजाकर मुगा रिहा मेखेला पहनकर युवती चल पड़ी साथियों के साथ जेंग बिहू में समूह नृत्य करने। और युवक निकले घर घर हुसोरी गाने। बिहू गीत नृत्य के आरंभ कब कैसे हुआ किसी को नहीं पता। श्रुति के रूप में पीढ़ियों से चलता आ रहा है जनमानस की सुख दुख प्रेम परिणय की यह गाथा। नृत्य गीत ढोल पेपा गगना के धुन झंकृत होता है पूरे असम राज्य में। फैल जाती है उमंग की लहर गांव गांव नगर डगर। वातावरण में फैली इस ऊर्जा को मेहनती जनता बिहू के बाद कृषि कर्म में लगा देती है। मानव बिहू के अगले दिन को बोला जाता है गोखाई बिहू। उसके बाद तातौर बिहू, नांगोल बिहू, जियोरी अथवा सेनेही बिहू और 7वें तथा अंतिम दिन है सेरा बिहू।
बिहू के इन 7 दिनों का अलग अलग महत्व और पालनीय रीत रिवाज हैं। असम की संस्कृति का धरोहर है 3 बिहू का मुख्य ये बोहाग बिहू। असमिया के लिए बोहाग एक चेतना है, कठोर परिश्रम से वसुंधरा को प्राणवंत करने वाला किसानों का आत्म प्रत्यय की चेतना। डॉक्टर भूपेन हजरिका ने अपने रचना में गाया है, बोहाग सिर्फ एक माह नहीं, ये असमिया की आयु रेखा है, ये नवजीवन का साहस है। बोहाग माथो एटी ऋतु নহয় নহয় बोहाग एटी माह অসমীয়া জাতিৰ আয়ুস ৰেখা গণজীৱনৰ ইহা। असम में बोहाग एक जीवंत परंपरा है जो इस राज्य की संस्कृति, समाज और प्रकृति को आपस में पिरोती है। यह महीना असम की मिट्टी में उगी एक कविता है, ऐसा एक गीत जो कोई गायक पूरा ना गा सका। यह गीत बस महसूस किया जा सकता है हर असमिया की धड़कन में, हर मुस्कान में। असम में कल उरुका है, यानी परसों संक्रांति, और चौथा दिन पहला बोहाग। असमिया नववर्ष। इस बोहाग में हर कोई जीवन को जी भर के जिए, प्रकृति से प्रेम करें और परंपराओं को अपनाएं। हमारी ओर से आप सबको सागर सम शुभकामनाएं। बोहाग वैभव। स्वर, आलेख और प्रस्तुति परोखा कुंवर, आकाशवाणी डिब्रूगढ़। संस्कृति की चादर में थ्रेड काउंट या धागे अनगिनत हैं और तभी तो अनमोल है ये। इन्हीं में से एक मजबूत धागा है रंगमंच, और इसी का एक मजबूत स्तंभ है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। चलते हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के प्रांगण में और मिल आते हैं निदेशक चित्तरंजन त्रिपाठी से। बात की है श्रीनाथ दीक्षित ने। नाटक चलता रहे। त्रिपाठी जी, जैसे कि जो नाम है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, संस्कृति मंत्रालय का जो ये एक अंग है, भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में और जो विभिन्न संस्कृतियां हैं उनके एक्सचेंज में किस तरह से ये अपना रोल प्ले करता है और किस तरह से ये महत्वपूर्ण है, उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिए। संस्कृति की बात और किस तरह से हम संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है तो ये पूरे राष्ट्र में एक भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति के जो अलग अलग आयाम है, रूप है, स्वरूप है, उन तमाम आयामों को लेकर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अपना एक राष्ट्रीय सोच रखते हुए राष्ट्रीय रूप को आगे बढ़ाता है। यहाँ पर हम भरत मुनि के नाट्यशास्त्र, जो कि उस समय इस सभ्यता में नाटक को उस शास्त्र के माध्यम से कैसे उसको सेलिब्रेट किया गया था, ये कहना बिल्कुल भी इलॉजिकल नहीं होगा कि इतने साल पहले, 3500 साल से भी पहले विश्व में शायद ही कोई सभ्यता ऐसा होगा जो नाटक को समझा होगा, खेला होगा, जिया होगा, जाना होगा। जब आप खेलते हैं, समझते हैं, जीते हैं, जानते हैं, उसके
उसके बाद जाके आप शास्त्र लिखते हैं। तो शास्त्र ही जब 3000 साल से भी पहले लिखा गया है, इसका मतलब है कि नाटक एक एक्सेप्टेड फॉर्म के तहत समाज ने बहुत पहले से उसको खेलना, जीना, सोचना शुरू कर दिया होगा। तो नाटक के इवोल्यूशन की बात करते हुए जब हम यहाँ पे प्रशिक्षण शुरू करते हैं तो हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से शुरू करते हैं, और जब हम भारतीय संस्कृति के बारे में बात करते हैं नाट्यशास्त्र के माध्यम से, और जब भारत की जो प्राचीन परंपरा है, चाहे वो क्लासिकल इंडियन थिएटर हो या हमारा एक समृद्धशाली फोक इंडियन थिएटर हो या ट्राइबल ट्रेडिशन से जुड़े हुए थिएटर हो, ये तमाम चीजों के बारे में हम लगभग 1.5 साल तक अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को प्रशिक्षित करने की कोशिश करते हैं। इसमें अलग अलग प्रांत से, अलग अलग ब्रांच से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, गुरुओं को बुलाते हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं और उनसे सारे स्टूडेंट्स सीखते हैं। और वही जब 1.5 साल इसी के ऊपर पूरा भारतीय संस्कृति को ही अपने मानस पटल में रखते हुए वो आगे बढ़ता है। और उसके बाद का 1.5 साल में हम विश्व के अन्य परंपराएं जितनी हैं उसके बारे में भी बात करते हैं, ताकि विश्व की, क्योंकि भारत की ये खासियत रहा है कि हम कई दूसरों की तरह हम लोग बहुत ज्यादा संकीर्ण सोच रखने वाले लोग नहीं हैं। ये सभ्यता हमें यही सिखाई है। तो इसलिए हम पहले अपनी चीज 1.5 साल करते हैं, उसके बाद बाकी 1.5 साल में बाकी चीजें हम करते हैं। और इसी के माध्यम से हम भारत के संस्कृति के बारे में और हमारे जो भारत के अन्य प्रांत हैं, दिल्ली छोड़कर जो जितने सारे प्रांत हैं, भाषा हैं, उन सब के साथ जुड़ा हुआ संस्कृति का अलग अलग स्वरूप, उसको हम बच्चों के सामने रखते हैं, स्टूडेंट्स के सामने रखते हैं। उसी के ऊपर आधारित रंग कर्म करते हैं, नाटक मंचन करते हैं, वो सब होता है। और साथ में जैसे कि मैंने कहा, विश्व पटल पे जितने सारे ट्रेडिशंस हैं, कल्चर हैं, उससे प्रेरित जो अलग अलग आयाम है थिएटर के, वो भी पढ़ाते हैं। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय राष्ट्रीय होते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भी है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये आज के समय में अगर प्रॉपरली रिसर्च किया जाए, दिस विल डेफिनेटली बी द नंबर 1 ड्रामा स्कूल इन द वर्ल्ड। तो जैसे कि आपने बताया कि जो राष्ट्रीय स्तर के स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, छात्र छात्राएं यहाँ पर आती हैं और विभिन्न संस्कृतियों से, परंपराओं से वो लोग आते हैं, तो कहा जाए कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो है, जो NSD है, वो एक मंच है सारे जितनी भी संस्कृतियां हैं उनके मेल जोल के लिए। हाँ, मतलब भारतीय संस्कृति तो है ही, बाकी जो अलग अलग प्रांत और जैसे मैंने कहा वहाँ पर इसी संस्कृति का एक प्रतिफलन, एक अलग सब कुछ समान होते हुए भी उसकी अभिव्यक्ति में कहीं ना कहीं नूतनत्व भी होता है, कहीं रिपीटेशन भी होता है। और वो तमाम चीजों को लेके लोग अलग अलग प्रांत से आते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। और ये जो कैंपस है, ये एक पूरा का पूरा भारत का ही प्रतिफलन है। ये एक छोटा भारत बन जाता है, अपने आप में मिनी इंडिया बन जाता है। और यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे से सीखते हैं। इतना ही नहीं, जो विदेश से भी पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं, वो भी हमसे बहुत कुछ लेकर जाते हैं, इस देश से बहुत कुछ लेके जाते हैं, इस संस्थान से बहुत कुछ लेके जाते हैं। और साथ में उनसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कुछ ना कुछ प्रभावित होते हैं और सीखते हैं और जानते हैं। तो जैसे भारत सरकार के द्वारा या जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वारा किसी तरह की कोई स्कॉलरशिप्स हैं, या अगर कोई अपना करियर बनाना चाहे नाट्य विद्या में, तो उसमें जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है अपनी क्या भूमिका निभा रहा है? यहाँ पर भारत सरकार ने नाट्य प्रशिक्षण में जो लोग सर्वभारतीय स्तर में सिलेक्टेड होके आते हैं, उन सब को एक फुल टाइम रेजिडेंशियल कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफर करती है। और सारे बच्चों को जितने सिलेक्टेड होते हैं जो भारतीय हैं, उनको सबको स्कॉलरशिप भी मिलती है। 9,500 की स्कॉलरशिप है। और जो भी हम सुविधाएं देते हैं उसमें भी बहुत सब्सिडाइज्ड रेट में सरकार की तरफ से ये सुविधा मुहैया किया जाता है। और यहाँ पर जो भी प्रार्थी आता है, जो भी विद्यार्थी आता है, उसके सामने केवल सीखने के अलावा और अपने आप को मार्जित करने के अलावा और कोई भी डिस्ट्रैक्शन उसके जीवन में नहीं होता है। एक ही लक्ष्य होता है, कैसे वो सीखेगा और मार्जित करेगा अपने आप को। इसलिए उसको पूरी तरह से उसके खान पान, रहना, ये सब और स्कॉलरशिप, ये सब सरकार देती है, ताकि भारतीय नाट्य परंपरा और आगे जाए और विश्व पटल में कैसे हम अपनी परंपरा को बहुत सम्मान के साथ और ऑथेंटिसिटी के साथ कैसे रख पाए। भारत रंग महोत्सव आपके द्वारा एक आयोजित किया जाता है, तो भारंगम के नाम से, तो उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि इस साल का जो भारत रंग महोत्सव था, ये किस तरह से खास था? 12 देशों से पार्टिसिपेशन था और 2000 से भी ऊपर नाटकों का मंचन हुआ इस बार इन अ स्पैन ऑफ
20 डेज, और हम देश के अलग अलग कोने में इसका उत्सव मनाते हैं। साथ में इस बार पहली बार हम इंटरनेशनली इसको कोलंबो और काठमांडू भी लेकर गए, जिसके पीछे हमारी मिनिस्ट्री पूरी तरह से हमें सपोर्ट किया और प्रोत्साहित किया कि हम भारतीय संस्कृति को भी इसके माध्यम से बाहर लेके जा पाएं। और इसके तहत हमारा जो रंगमंडल है, जो अभी 60 साल जिस रंगमंडल को हुआ है, वो भी जाकर भारतीय रंगमंच को आगे दूसरे लोगों के सामने पेश भी किया। और इस बार भारत रंग महोत्सव का 25 वर्ष पूर्ति थी। उस उपलक्ष्य में डाक टिकट भी इस बार सम्मानीय उपराज्यपाल जी के कर कमलों से उसको लोकार्पण किया गया। और साथ में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का 50 इयर्स ऑफ ऑटोनॉमी पे भी एक डाक टिकट जारी की गई। ये एक ऐसा फेस्टिवल इस बार बना जिसमें आप कोई लिट फेस्टिवल का भी लुत्फ उठा सकते हैं, किसी म्यूजिक फेस्टिवल के भी लुत्फ उठा सकते हैं। और ये ऐसा फेस्टिवल था जिसमें 14 किताबों का लोकार्पण भी हुआ और बहुत सारे मास्टर क्लास, इंटरनेशनल नेशनल सेमिनार्स और इंटरैक्शंस, बहुत सारी जो जाने माने हस्ती हैं उनका आना, उनके साथ बातचीत, ये सब होता रहा। और शायद ही कोई विधा या शायद ही कोई सेक्शन समाज का इस फेस्टिवल में अछूता रहा होगा। इस बार सेक्स वर्कर्स ने भी इसमें नाटक मंचन किया, ट्रांसजेंडर्स ने भी किया, सीनियर सिटीजन्स ने भी किया, छोटे बच्चों ने भी किया। इसमें ट्राइबल प्लेस भी हुए, फोक प्लेस हुए, क्लासिकल हुए, कन्वेंशनल हुए, रियलिस्टिक, कंटेम्प्रेरी हुए। सो हर तरह का एक समावेश इस बार बना था। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वारा किन किन भाषाओं में ये थिएटर किए जाते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। मूलतः राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली में हिंदी में ही नाटक खेला जाता है और जो माध्यम है पढ़ाने का वो भी हिंदी और इंग्लिश है। क्योंकि ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, इसमें हर एक प्रांत से लोग आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो हिंदी लोग हैं, जो हिंदी बेल्ट से नहीं आते हैं, उन्हें थोड़ी तकलीफ तो होती है। लेकिन आज के जमाने में हिंदी तो पूरी तरह से लोगों को एटलीस्ट समझ में तो आती है और बोलना भी कुछ हद तक आता है। लेकिन जो लोग आते हैं वो अगर हिंदी में जो भी उनकी डिफिकल्टी है उसके लिए यहाँ पर डिक्शन क्लासेस होते हैं, वॉइस एंड स्पीच की क्लासेस होते हैं और उसके तहत भी उनकी स्पोकन लैंग्वेज की कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश की जाती है, बढ़ती भी है। ऐसे भी लोग हैं जो कोई नॉन हिंदी बेल्ट से आके पहुंचता है और धीरे धीरे वो इतना अच्छा बोलने लगता है, फिर कभी वो मेन लीड भी करता है किसी नाटक में, वहां तक भी उसका सक्सेस हमने देखा है। तो प्लस वो क्योंकि ये मिनी इंडिया बन जाता है, तो जो हिंदी बेल्ट के बच्चे आते हैं वो क्योंकि उसके बैचमेट होते हैं, सीनियर जूनियर होते हैं, तो उस माहौल में रह के भी वो उनसे सीखने लगता है और सीख जाता है। तो जैसे विभिन्न प्रांतों के, विभिन्न ट्रेडिशंस के और रिलीजन्स के लोग या छात्र छात्राएं प्रशिक्षण के लिए आते हैं, तो जैसे अलग अलग भाषाओं के भी हैं, खान पान की उनकी जो चॉइसेस हैं, उनके तौर तरीके हैं, तो उनको किस तरह से सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं? रहन सहन को लेके कोई चैलेंजेस नहीं है, खान पान को लेके भी नहीं है। हमारे पास छात्रों के लिए जो मेस है उसमें अलग अलग तरह के खान पान का व्यवस्था है, ताकि लोग एक दूसरे को और जान पाएं और एक दूसरे की संस्कृति से प्रेरित खान पान को भी अप्रिशिएट कर पाएं। तो ऐसा नहीं कि रोज जो है हम एक कोई पर्टिकुलर खाना देते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ तक रहन सहन की बात है, यहाँ पर हमने कभी कोई उस तरह का कठोर नियम नहीं बनाया कि भाई अगर जैसे मैं उड़ीसा से हूँ तो मैं जैसे रहना चाहता हूँ वैसे ना रह के मैं कोई दूसरे तरह से रहूं, या दूसरा जैसे रहना चाहता है वैसे ना रह के मेरे जैसा रहे। जो जैसा रहना चाहता है रहे, जब तक वो कोई पब्लिक न्यूसेंस नहीं क्रिएट करता, जब तक वो किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचाता, दूसरों के लिए सामूहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। ये इंस्टीट्यूशन बहुत डिसिप्लिन्ड इंस्टीट्यूशन है। समय में उठना और सुबह आके सुबह 8 बजे 7:30 बजे से क्लास में बच्चे लग जाते हैं। और ये एक क्रिएटिवली हाइपर कैंपस है, क्रिएटिवली हाइपर एक्टिव कैंपस है। जैसे कहते हैं कि सिटी नेवर स्लीप्स, जैसे किसी बड़े सिटी के लिए कहा जाता है, तो हमारा जो कैंपस है, जो ये जो इंस्टीट्यूशन है, NSD नेवर स्लीप्स। आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए कुछ पल निकाले, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नाटक चलता रहे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के निदेशक चित्तरंजन त्रिपाठी से श्रीनाथ दीक्षित की भेंटवार्ता अभी आपने सुनी। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। बीती 8 से 13 मार्च तक राजधानी दिल्ली के जनपद स्थित द सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम द्वारा देश की विशिष्ट महिला शिल्पकारों द्वारा तैयार किए गए अनूठे और अद्भुत शिल्पों को दर्शाती हुई एक 6 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इस प्रदर्शनी में देश के अलग अलग राज्यों से करीब 13 महिला शिल्पकारों और बुनकरों ने अपनी भागीदारी दर्ज करवाई।
कात्यायनी संजय भाटिया, डिप्टी कमिश्नर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एन ऑनर कि मैं इस अवसर पे शामिल हो सकी। मैं ये मानती हूँ कि कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे देश की हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम जर्नी में, और इसी हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम जर्नी को जब हम समझते हैं, अपने देश के इतिहास को भी देखते हैं, तो उसमें सारे जेंडर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। एंड आज इस अवसर पे जब इंटरनेशनल विमेंस डे के अवसर पर यहाँ पे विमेंस वीक का भी इनॉग्रेशन हो रहा है, मेरा प्राउड प्रिविलेज है टू बी पार्ट ऑफ दिस। एंड मैं मानती हूँ कि सारे जेंडर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बढ़ोतरी में। और जब हम हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की बात करते हैं तो मैं सबको बधाई देना चाहूंगी, स्पेशली हमारी विमेन आर्टिजन्स को, जिन्होंने इस सेक्टर को आगे बढ़ाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम सबको एक दूसरे को मदद करनी चाहिए कि हम सबको अवसर सिमिलर मिले। और जब हम अपनी काबिलियत की बात करते हैं तो हमारा जेंडर का रोल नहीं होना चाहिए। और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि एज अ वुमन जो मेरी आइडेंटिटी है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट आइडेंटिटी एंड आई प्राउडली से कि यस, दैट आइडेंटिटी इज माई स्ट्रेंथ। मेरा नाम पल्लवी घोष है और मेरा जो काम है बेसिकली में कांथा एम्ब्रॉयडरी, जो कि वेस्ट बंगाल में बहुत सदियों से मतलब ये काम होता चला आ रहा है। तो हमारी कोशिश यही है कि उस काम को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। कॉटेज एम्पोरियम के द्वारा एक एग्जीबिशन आयोजित की गई है, जिसमें कि हम काफ़ी सारी महिला हस्तकारों को बुलाया गया है और हमें एक मौका दिया गया है ताकि हम अपनी जो कला है उसको प्रदर्शित कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। मेरा नाम गुरिंदर कौर भुल्लर है। मेरा जो काम है मेन फुलकारी का, ये कॉटेज की तरफ से वुमेन्स डे पे ये एक इनका कदम है वुमेन आर्टिजन्स को प्रमोट करना। तो हमें ये कॉटेज एम्पोरियम की तरफ से मौका मिला है और मेरा भी जो मेन मोटिव है वो यही है, जो पुराना हमारा काम है, हमारी जो ट्रेडिशन है पंजाब का, उसको सेव करके रखना, क्योंकि आज कहीं ना कहीं ये मिसिंग है। मेरा नाम नेहा वडेरा है, मैं नोएडा से हूँ और मैं फ्री हैंड पेंटिंग करती हूँ, चाहे फिगरेटिव वर्क हो या फ्लोरल वर्क हो। कपड़ों के ऊपर मैं दुपट्टे, साड़ियाँ, सूट, कुर्ते, ब्लाउज पीसेस, बैग्स, सब कुछ ही पेंट करती हूँ। और मेरे लिए ये मेडिटेशन है। रोज़ मेरे लिए जैसे लोग पूजा करते हैं ना, ऐसे मैं पेंटिंग करती हूँ, क्योंकि मेरे को इससे बहुत सुकून मिलता है। पूरा इंडिया यहाँ आके देख लो, ऐसा महसूस होता है कि पूरा भारत ही आ गया है यहाँ पर। 14 अप्रैल को हमारे देश, बल्कि कहना चाहिए पूरे विश्व में, मानव मात्र की समानता की दिशा में प्रेरणा स्रोत माने जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। हम सभी को शुभकामनाएं। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें एक दिशा दी, शिक्षा, अधिकार और स्वतंत्रता की दिशा। अभी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी विरासत को आगे बढ़ाएं। अप्रैल के ही महीने में आदि शंकराचार्य, भगवान महावीर, श्री रामानुजाचार्य, श्री वल्लभाचार्य और गुड फ्राइडे से जुड़ी स्मृतियां हमें धर्म, दर्शन और मानवता के मूल मूल्यों की याद दिलाती हैं। ये सभी महापुरुष अलग अलग मार्गों से आत्मज्ञान, अहिंसा, भक्ति और सेवा का ही संदेश देते हैं। वहीं गुड फ्राइडे यीशु मसीह के बलिदान की याद दिलाकर करुणा और क्षमा का पाठ पढ़ाता है। ये माह इन प्रेरणादायक व्यक्तित्वों को याद कर अलग अलग धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं में एकता और मानव कल्याण की भावना को दोहराने और उन पर अमल करने का माह है। बुंदेलखंड की राई लोक नृत्य परंपरा के अग्रिम पंक्ति के कलाकार, पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी टैगोर सम्मान से सम्मानित पंडित राम साहेब पांडे का बीती 8 मार्च को देहावसान हो गया। लोक संस्कृति में उनके योगदान और उनकी स्मृति को विनम्र नमन। संस्कृति जगत और मायूस हो गया जब पद्मश्री और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित सिने प्रेमियों के बीच भारत कुमार के नाम से पॉपुलर अभिनेता मनोज कुमार बीती 4 अप्रैल को ये फानी दुनिया छोड़ गए। सिनेमा में उनका योगदान हमेशा उनकी उपस्थिति का एहसास कराता रहेगा। इस उम्मीद के साथ उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। भारतीय संस्कृति की चिर प्रवाही धारा में पुण्य योगदान देने वाले उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, पंडित रविशंकर,
उस्ताद अली अकबर खां, विद्वान श्यामा शास्त्री, राजा रवि वर्मा, जैमिनी रॉय और नंदलाल बोस को प्रणाम करते हुए और हनुमान जयंती चैती पूर्णिमा की शुभकामनाओं के साथ अब संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।